कर्नाटक का किंग कौन, करप्शन पर आर पार, ये है जी बिजनेस स्पेशल। मैं हूं स्वाति रायना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कर्नाटक का दंगल काफी दिलचस्प होता जा रहा है और बीजेपी ने अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र यानी पीएम मोदी का दांव भी चल दिया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अकेले सिद्धरामैया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सिद्धरामैया भी अपने दम पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। तो आज कर्नाटक चुनाव की स्पेशल सीरीज में हम बात करेंगे कुछ और मुद्दों की। हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कर्नाटक का किला बचाने के लिए कांग्रेस ने सोनिया गांधी को मैदान में उतार ही दिया। कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर कर्नाटक उसके हाथ से फिसल गया तो 2019 से पहले उसके लिए बड़ा झटका होगा। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी जमीन बचाने के लिए हर शस्त्र का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सोनिया गांधी की रैली बेहद खास है। सोनिया गांधी ने आज कर्नाटक के बीजापुर में रैली की और ये उनकी करीब 2 साल बाद पहली रैली थी। इससे पहले साल 2016 में उन्होंने वाराणसी में रोड शो किया था। यहाँ तक कि गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तक से सोनिया दूर रही थी। लेकिन आज जब सोनिया बोली तो उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। अगर उनके भाषण से देश का पेट भर सकता हो तो वे और भी भाषण दें। इसके लिए तो दाल चावल ही चाहिए। मोदी जी के भाषण से तो बीमार ठीक नहीं हो सकते। वहीं सोनिया गांधी की रैली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोल दिया था। इससे पहले कर्नाटक के चुनाव में एक और ट्विस्ट आ चुका है। राहुल गांधी ने पहली बार पीएम बनने के अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। But I'm pretty convinced that Mr. Modi is not going to be the Prime Minister. I can see it in his face. He knows it. Will he be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. राहुल गांधी ने यहाँ तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अगली बार पीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन पीएम ने राहुल गांधी पर अपने हमले आज भी जारी रखे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को अपने नामदार पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तो हाल ये है कि उनके नेताओं को उनके नामदार नेता पर भी भरोसा नहीं। अभी कल कांग्रेस के एक नेता का इंटरव्यू देख रहा था और वो कह रहे थे कि बेटे से कुछ होना नहीं है, अगर कर्नाटक में मां को ले जाओ, वो जाकर के कुछ करे तो शायद जमानतें बच जाए। ऐसी बात कांग्रेस के नेता बोलने लगे हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए अब 4 दिन का ही वक्त बाकी है। ऐसे में दोनों तरफ से शब्दों के बाण और तीखे होते जा रहे हैं। इस चुनाव में आपको राहुल गांधी का अग्रेशन कैसा लग रहा है? हर बार एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं। लगभग 7-8 चुनावों से मैं देख रहा हूं। पिछली बार जब आप और हर हार उनका एग्रेशन बढ़ाती है। करप्शन पर सिद्धरामैया को एक और बार घेरते हुए पीएम ने सिंचाई योजना में हुई बंदरबांट पर सवाल उठा दिए। कर्नाटक की लड़ाई अब दिलचस्प दौर में पहुंच गई है, जहां अब करप्शन, मोदी वर्सेस राहुल गांधी बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिर्फ 4 दिन बाकी है कर्नाटक चुनाव में, और किसकी सरकार बनेगी, कर्नाटक का किंग कौन बनेगा? क्या एक बार फिर से कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने में कामयाब हो जाएगी? इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है, सबसे पहले परिचय कराएं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक साध्वी खोसला हैं। जेडीएस नेता दानिश अली हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में। सीपीआई नेता आमिर हैदर जैदी साहब हैं। आरएसएस विचारक गुलरेज शेख जी हमारे साथ हैं। सीनियर इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी और राजनीतिक विश्लेषक निनाज शेठ भी हमारे साथ है। तो एकदम कह सकते हैं कि इतना पावर पैक्ड पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विश्लेषण करने के लिए कि क्या होगा कर्नाटका का। लेकिन
रोज कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिल रहा है और इस बार तो अब सोनिया गांधी खुद आ गई है यहां पर रैलियां करने के लिए। तो क्या फायदा होगा पार्टी को इसका, साध्वी खोसला? आवाज नहीं आ रही है साध्वी, सुन पा रही है मुझे? आवाज नहीं आ रही है साध्वी। आवाज, हाँ जी, हेलो जी। सोनिया गांधी 2 साल के बाद चुनावी रण में फिर कूद पड़ी हैं, रैलियां पे रैली कर रही हैं। अब बताइए क्या फायदा होगा पार्टी को इसका? पहली बात तो उन्होंने रैली पे रैली नहीं की है, आज पहली बार वो 2 साल के बाद आई हैं। चलिए, उनके एक रैली कई रैली के बराबर हम मानते हैं, तो क्या फायदा होगा पार्टी को इसका? नहीं, पहले आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में जब मुरली मनोहर जोशी आते हैं, एलके अडवाणी जी आते हैं, तो क्या आप उनसे पूछते हैं कि ये क्यों आए हैं? सोनिया गांधी अब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की 20 साल से, और ऐसे तो मनमोहन सिंह जी भी आए हैं। तो आपने क्या मनमोहन सिंह जी से पूछा है कि वो क्यों आए हैं, वो रैली क्यों कर रहे हैं? 2 साल के बाद वाराणसी में पिछली बार रोड शो उन्होंने किया था और उसके बाद आई है, तो कुछ तो खास होगा ना, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी तो पता है कि वाराणसी में आपको ये भी तो मालूम है कि वाराणसी में उनके वो गिर गई थी, हेल्थ रीजंस के कारण वो 2 साल नहीं आई। और कर्नाटका के साथ स्पेशली कांग्रेस पार्टी का और गांधी फैमिली का एक संबंध है। इंदिरा गांधी जी ने भी, अगर आपको याद हो, तो कर्नाटका में चिकमंगलूर से अपनी राजनीति का दूसरे पारे शुरू किया था। तो अगर सोनिया गांधी गई हैं आज, तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य वाली बात तो नजर नहीं आती है। मेंटोर है पार्टी की, अध्यक्ष रह चुकी है, अध्यक्ष रह चुकी है, अध्यक्ष पद पर रह चुकी है, तो पार्टी का मनोबल तो बढ़ेगा ना। कर्नाटक में उन्हीं की जरूरत थी, अभी भारतीय जनता पार्टी 4 दिन बाकी है चुनाव में। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कम से कम कांग्रेस पार्टी में ये तो है कि कांग्रेस पार्टी अपने सीनियर लीडर्स की इज्जत करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्हें मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज देती और मार्गदर्शक मंडल में भेज के उनकी बेइज्जती करती है। मैं तो ये बोलती हूँ कि कई बार तो बहुत तरस आता है मुरली मनोहर जोशी जी और अडवाणी जी को देख के, जिन्होंने सोनिया गांधी की बात कर रहे थे, पार्टी को बनाया। हमने तो इसलिए पूछा कि खास तो पार्टी के लिए होगा ही ना, मतलब पार्टी की मेंटोर हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम तो हुआ ही होगा। लेकिन यहाँ पर रैलियों पे बिल्कुल ये सवाल का जवाब मैं आपसे यही जान रही थी। आप मुरली मनोहर जोशी पर पहुंच गई, चलिए वो हम अब बात इस पर डिबेट में नहीं शामिल करते हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, वही हम बात करें। 4 दिन बाकी हैं और रैलियां तो धुआंधार, बीजेपी तो उसके लिए जानी जाती है और पीएम मोदी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जरा बताइए, यहाँ पर 4 दिन बाकी है, क्या खास आज रैली में नजर आए? जो बयानबाजी के तीर थे वो तो नजर आए, लेकिन कुछ और मुद्दे खास निकल कर नहीं आए। नहीं, बिल्कुल साफ मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि देश भ्रष्टाचार, जो कर्नाटक की जनता है वो भ्रष्टाचार, सिद्धारामैया सरकार की भ्रष्टाचार की से पूरी तरह त्रस्त है। उनका हर मंत्री, चीफ मिनिस्टर से लेके हर मंत्री तक भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में घिरा हुआ है। दूसरी तरफ वो डेवलपमेंट के कोई काम नहीं कर रहे। आप कर्नाटक को देखिए, ये बेंगलोर को देखिए, सड़कों का हाल देखिए, किसानों के लिए वहाँ पे आत्महत्या सबसे ज़्यादा हो रही है। तो जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं, वह कुछ नहीं कर पाए। और जब उन्हें टाइम था कि 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड दे, तो मोदी जी ने कहा वो क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, अपने जो धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, जाति के नाम पे बांट रहे हैं। तो जनता इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेगी कि जिसने उस प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई, वह अपनी उपलब्धियां या अपने कामों को ना गिना के अभी भी डिवीजन करने, डिविजिव पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उनको लिंगायत को वो रिजर्वेशन दे देंगे। तो यह अल्टीमेटली रूरल किसानों को अलग बांट रहे हैं। देखिए, आपने लिंगायत की बात की, अलग कर रहे हैं। यहाँ पर मठ तो दोनों पार्टियां घूम रही हैं। लिंगायत है, मठ की राजनीति रूरल इस पूरे कर्नाटक चुनाव में तो जबरदस्त तौर पर हावी है। ये दोनों पार्टियां कर रही है, सिर्फ एक पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन दानिश अली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कहीं जेडीएस मूड तो नहीं भांप रही है कि कहां पर ऊंट किस करवट बैठे, बीजेपी की तरफ जाए कि कांग्रेस की तरफ जाए, फिर दांव खेलें? देखिए, आप
और आप ही नहीं, पूरा मीडिया जो है वो जेडीएस के साथ नाइंसाफी कर रहा है। कैसे? आपको प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं वो तो दिखाई देता है, आपको सोनिया गांधी रैली करती हैं वो दिखाई दे गया, लेकिन जो जेडीएस की रैलीज हो रही हैं, जो जेडीएस और बीएसपी अलायंस की रैलीज हो रही हैं, ठीक है, मायावती जी ने 5 रैली एड्रेस करी है, 1-1 लाख से ऊपर लोग थे। अकेले कुमार स्वामी रैलियां दिन में कम से कम 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करते हैं। किसी भी मीटिंग में 20-25 हजार से कम नहीं होते लोग। बिल्कुल। और ग्राउंड पे सिचुएशन दूसरी है। टीवी चैनल्स के स्टूडियो में भले ही आप कांग्रेस और बीजेपी की फाइट दिखाएं, लेकिन 15 तारीख को हम तो ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट आएंगे तो वो डिफरेंट सिचुएशन होगी। जेडीएस की बात मैनिफेस्टो में जेडीएस ने भी की है, को फुल लेकिन मुझे एक बात बताइए, यही सब जानना चाहते हैं कांग्रेस के साथ कि बीजेपी के साथ, कि अपने दम पर कर्नाटका में बढ़ने की कोशिश है। हम क्यों किसी के साथ जाएंगे? ठीक है, कर्नाटका की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों से छुटकारा चाहती है। ओके। पिछले 5 साल से कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में देख रही है, पिछले 4 साल से केंद्र में बीजेपी की हुकूमत देख रही है। अभी तक इस देश का नौजवान, कर्नाटक का नौजवान इंतजार कर रहा है कि 15 लाख मेरे अकाउंट में कब आएंगे। ठीक है, मतलब ना बीजेपी ना कांग्रेस जेडीएस अपने दम पर कर्नाटक में आने की तैयारी है। ठीक है, अब आपने ठीक कह दिया। ठीक है, अभी मैं गिनाने की अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था। बिल्कुल, आपके पास मैं फिर आ रही हूँ, मैनिफेस्टो पे बात करूंगी आपके। दानिश जी, आपके मैनिफेस्टो पे मैं बात करूंगी। अभी कई बड़े बड़े वादे आपकी पार्टी ने भी किए हैं। जरा पहला राउंड सभी स्पीकर्स का हो जाए। आमिर हैदर जैदी साहब, कम से कम आमिर जैदी साहब, बीजेपी मतलब ऐसा लग रहा है सीपीआई जो है रेड्डी ब्रदर्स को रिजल्ट नहीं किया है, थोड़ा कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन दिखा रही है। कर्नाटक में तो कुछ हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं। स्वच्छता चाहती है, वो पारदर्शिता की पक्षधर है, आप इसे भी पूछ रहे हैं। और जो पूरे वामपंथ का वोट उसे जाएगा। ये दो गुलरेज जी आपके पास हम आएंगे। और वो कांग्रेस गुलरेज जी प्लीज आउट ऑफ टर्न नहीं बोले। गुलरेज जी आउट ऑफ टर्न नहीं बोले, आपके पास अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। गुलरेज जी आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि ये हिंदू है क्या मुसलमान। ओके गुलरेज जी, आपकी साउंड में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास फिर आएंगे। लेकिन जैदी साहब, कर्नाटक में पानी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ये बताने में नाकामयाब है कर्नाटक की जनता को कि उसकी जो सरकारें हैं दूसरे प्रदेशों में उन्होंने क्यों पानी रोक रखा है। ठीक है, ये बताने में असमर्थ है। स्वाति जी, नीतियों पर चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ। मोदी जी वहां जाते हैं, नीतियों की बात नहीं करते। नीतियों को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी के तो आपने नीतियों की खिलाफत कर दी। सुन लीजिए, तो कांग्रेस की नीतियां पसंद है। मैं बता रहा हूँ, नीतियों पर चुनाव होना चाहिए, वहां नीतियों पर नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जाते हैं, विपक्षी नेताओं पर ओछी तो कांग्रेस नीतियों पर चुनाव लड़ रही है, यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे। कांग्रेस नीतियों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस का साथ आप दे रहे हैं इसमें। उनकी नीतियां पसंद है आपको, बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है। मैं तो दोनों पार्टियों से बात कर रहा हूं कि कांग्रेस नीतियों में कुछ तो बात कर रही है। बीजेपी तो नीतियों में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके चलने पे, डलने पे, बोलने पे, बात करने पे, कांग्रेस की नीतियां पसंद है, बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है। बीजेपी बात करने को तैयार नहीं। गुलरेज शेख, आप बोलिए। देखिए, जहां तक सोनिया गांधी जी का आज कर्नाटक में आकर रैली करने का प्रश्न है, तो मेरे जैसा ध्वनियात्मक आलोचक कांग्रेस क्या रैली कर रही थी वो मत बताइए। जिले इलाही क्या कर रहे थे वहां पे वो बताइए। बात तो सुन लें। नहीं, आप भी तो मेरे बीच में बोल रहे थे ना, आप सुन लीजिए ना। जैसे वो पैसा मिलेगा ना, सर मैं आपके बारे में तो ये कहता हूं सर, नहीं वापस कर दो। आप ये बताओ कर्नाटक में जिले इलाही क्या कर रहे हैं, ये बताने के लिए कांग्रेस की नेता क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे बोलती है। आपके पास कोई नीतियां तो है नहीं, देश को कब तक गुमराह करोगे। ठीक है, आप बताओ ना, मोदी जी के पास नीतियां क्या है। कर्नाटक का पानी गोवा ने क्यों रोक रखा है महाराष्ट्र में, ये बताओ ना कर्नाटक की जनता को। वहां जो आंदोलनकारी बैठे हैं उनके समर्थन में गए नहीं गए। आपने कर ली ना, कांग्रेस की वकालत कर ली ना, अब उनका जवाब सुन लेते हैं।
गुलरेज जी मुझे माफ कीजिए, थोड़ा सा आपके साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, जरा साउंड दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास लौटते हैं। लेकिन अब मैं अपने 3 जो न्यूट्रल गेस्ट हैं उनके पास जाऊंगी। पार्टी के अपने क्या नीतियां, अपने एजेंडा क्या है कर्नाटक चुनाव के लिए, वो तो हम जान लेते हैं और भी जानेंगे। लेकिन हमारे साथ विजय सरदाना जी, सीनियर इकोनॉमिस्ट, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और निनाद शेठ राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को। लेकिन विजय सरदाना जी, आपके पास मैं सबसे पहले आऊंगी। आप सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं और किसानों की नीतियों को भी अच्छे से समझते हैं और हमने हर चुनाव से पहले देखा और कर्नाटक में तो भरपूर देखा है फार्म लोन वेवर, एक मतलब एक ऐसा जो पार्टियां कह सकते हैं लॉलीपॉप छेड़ देती है फार्मर के लिए, वो हर पार्टी यही सोच रही है कि हाँ इससे शायद उनको वोट बटोरने में आसानी मिल जाएगी। क्या वाकई एक रास्ता है? देखिए, आपको याद होगा आप ही के स्टूडियो में जब ये यूपी का इलेक्शन का चुनाव का रिजल्ट आया था और तब भी हमने कहा था कि आज के बाद हर राज्य के चुनाव में ये एक स्टैंडिंग एजेंडा होगा हर पार्टी का कि हम सब लोन वापस कर देंगे। ये अब एक न्यूट्रल फैक्टर हो गया क्योंकि हर पार्टी वही कह रही है। देखिए, एक कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि गुड इकोनॉमिक्स सिस्टम से हट गया है। अब हम सिर्फ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में अगर आप कर्नाटक के चुनाव देखेंगे तो इसमें इकोनॉमिक मुद्दों पे, डेवलपमेंट के मुद्दों पे उतना वजन नहीं दिया गया जितना पर्सनल अटैक्स हुए हैं या एक दूसरे की पर्सनैलिटी पे अटैक किए गए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत क्लियर चीज बताता है कि आज की तारीख में दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी के पास ऐसे कोई इकोनॉमिक एजेंडा या मुद्दे नहीं हैं जो जनता के सामने रखे जाए और जनता उसको एंडोर्स करे। बिल्कुल। तो ये एक दुविधा आज दोनों की आ गई। एक है इनकम्बेंसी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी रहेगा कर्नाटक में तो उसका फायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का जो सेंटर परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब जो सेंटर में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए तो अब यहाँ लोकल कैसे पूरे होंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यही कारण है कि आज पूरा मीडिया और पूरा जो एनालिसिस आ रहा है वो ये कह रहा है कि कहीं हम हंग असेंबली की तरफ तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्लियर वेव कहीं नहीं दिख रही है, क्लियर एजेंडा कहीं नहीं दिख रहे हैं, ओवरलैपिंग एजेंडा है। और जैसा आपने कहा कि लोन वेवर, क्योंकि कर्नाटका एग्रीकल्चर स्टेट है, एक्सेप्ट आप बेंगलोर के आसपास का इंडस्ट्रियल और मैसूर का इंडस्ट्रियल बेल्ट छोड़ दीजिए, बाकी सारा एग्रीकल्चर बेस है और किसानों की हालत सबके सामने है। तो आज अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश की, जो जनता की जरूरत है इकोनॉमिक वेलफेयर, उसको छोड़ के अपने इंडिविजुअल लोगों पे अटैक कर रही है, जो दुर्भाग्य है। और ये देखना पड़ेगा कि अब कर्नाटक की जनता क्या देती है। या फिर उत्तर प्रदेश या हर चुनाव में यही देखा है, असली मुद्दों पर पार्टी बात नहीं करती है, सिर्फ पर्सनल अटैक्स ही हमें सुनने को रैलियों में मिलते हैं। होपफुली यहाँ पर हमें डिबेट में कम से कम डेवलपमेंट मुद्दों पर बहस होती हुई सुनाई दे जाएगी। नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार है और कई चुनाव उन्होंने कवर किए हैं। मैम जरा मुझे ये बताइए, इस बार कर्नाटक में आपको क्या लगता है, दोबारा फिर से वही डेवलपमेंट मुद्दे कहीं गायब हैं और हो रहे हैं सिर्फ पर्सनल अटैक्स? और आपने कर्नाटक का दौरा भी फिलहाल किया है, आपको कैसी वेव नजर आती है? देखिए, मुझे कोई वेव नहीं नजर आई किसी के लिए भी, लेकिन मुझे जो थोड़ा हैरानी हुई थी कि सिद्धरामैया बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो उनका जो कास्ट अलाइनमेंट है अहिंसा, प्रो दलित, माइनॉरिटी और ओबीसी, वो इंटैक्ट दिखा मुझे। दूसरा है उनके जो वेलफेयर स्कीम्स आई हैं सामने, खासकर पिछले 1.5 साल में जो उन्होंने एक्टिवेट किया है। चीप प्राइस तो पहले से ही था, फ्री मिल्क, लैपटॉप्स, बस पासेस, कई चीजें, लोन वेवर, दलितों के लिए, अपनी जात कुरुबा के लिए, कई चीजों ने उन्होंने, कई चीजें, और इंदिरा कैंटीन्स वो तो काफी पॉपुलर है। जयललिता ने जो अम्मा कैंटीन की थी उसी की कॉपी है ये, जहां अच्छा खाना मिलता है। तो ये चीजें उसकी वजह से बैकवर्ड क्लास लीडर से वो ग्रेजुएट कर गए हैं प्रो पुअर लीडर और मजबूती से खड़े हैं। येदियुरप्पा उस मायने में क्लिक नहीं किए जैसे कि 2008 में क्लिक किए थे। अब जो सवाल सामने आ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी अपनी रैलीज द्वारा उस खामियों की भरपाई कर पाएंगे? ये सवाल है इस समय। तो 15 से 21 रैलीज हो गई हैं। दूसरी जो चीज सामने आ रही थी वो साउथ में, खासकर कावेरी बेल्ट में, ओल्ड मैसूर रीजन में, जहां की जनता दल एस स्ट्रांग है, वहां ग्राउंड लेवल पे जनता दल एस और भाजपा के बीच में, यहां टक्कर सिर्फ कांग्रेस वर्सेस जेडीएस है। यहां भाजपा
फाइट में नहीं है। मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वेशन था, अब तो प्रधानमंत्री मोदी ग्राउंड लेवल धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है ये जो पूरा ओपिनियन है लोगों का वो बदला होगा, जैसा हमने पिछले कई चुनावों में देखा था। वेरी क्रिस्पली मैं आपसे इस पर जवाब चाहती हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रैलियों के बाद लोगों का मूड बदला होगा? जी, अब ये सवाल, बिल्कुल ये सवाल है। जैसे कि गुजरात में लास्ट सप्ताह में नरेंद्र मोदी ने वो पूरा पलट दिया था चुनाव, जो कि ऐसा लग रहा था कि भाजपा शायद हार जाएगी, लेकिन वो गुजरात उनका स्टेट था। क्या कर्नाटक में भी वो जादू करेंगे? पेनल्टीमेंट राउंड जो हो रहा है, अब 4 दिन रह गए हैं और इतनी रैलियां कर रहे हैं, 15 से 21 कर दिया है। और क्या कर्नाटक के लोग जो कि नॉर्मली लोकल लीडरशिप को मानते रहे हैं, हर पार्टी में मैस लीडर्स रहे हैं, निजलिंगप्पा, आर.के. हेगडे, एस.आर. बोम्माई, देवगौड़ा जेडीएस के, कुमारस्वामी, अनंत कुमार, येदुरप्पा बीजेपी के, तो कर्नाटक में मजबूती से लोकल लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप सामने रही है। तो क्या उसको अहमियत देंगे या लोग नरेंद्र मोदी को अहमियत देके उनकी तरफ झुकेंगे और भाजपा को इस पर रिएक्शन निनाद में आपसे भी चाहूंगी, क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। एब्सोल्युटली जा रहे हैं, एब्सोल्युटली। ये बहुत मतलब लोकल लीडरशिप और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जब रैलियां करते हैं कर्नाटक में, इसका फायदा होगा बीजेपी को। देखिए, एक महत्वपूर्ण और करीबी इलेक्शन है और एक ड्रामेटिक टर्न मेरे ख्याल से पिछले 7-8 दिन में आया है। अगर आप देखें, इससे पहले सिद्धरमैया एजेंडा सेट कर रहे थे, पर अब वो रिएक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब प्रचार होता है तो चीजें बोली जाती हैं, आप उसको पॉलिटिकली उसका जवाब देते हैं। पर सिद्धरमैया ने एक तरह से पैनिक दिखाया, मेरे ख्याल से कोर्ट केस कर दिया है, डिफेमेशन केस कर दिया है। ये होता नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में आप जवाब पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स से देते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये फियर दिखा रहा है। दूसरी बात, अगर आपने प्रधानमंत्री की रैलीज देखी हो, वो कन्नड़ा में बात कर रहे हैं, पहली बार इस तरह की रैलीज हो रही है कर्नाटक में। इस तरह का माहौल होता नहीं है ज्यादातर। इस माहौल से डेफिनेटली असर पड़ा है। मुझे तो लग रहा है कि अब कांग्रेस को, सोनिया गांधी को भी फील करना पड़ा। अगर आप मैसूर का एरिया छोड़ दे तो और जगहों पे प्रधानमंत्री की रैली का असर भी पड़ रहा है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि पानी का जो मुद्दा है, वो उन्होंने इरिगेशन स्कीम 1 लाख करोड़ की जो अनाउंस की थी, उसका भी असर पड़ा है। मेरे ख्याल से हम एक टेबल टर्निंग देख रहे हैं। क्या ये 100 से ऊपर बीजेपी के लिए ला पाएगा, उसी से डिटरमिन होगा कि किस तरह से आगे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट है इस बार? ठीक है, आपने 5 साल में कांग्रेस ने जो काम किया था, बता दिया कि हाँ नाकामियां बहुत जगह हुई, करप्शन के भी काफी चार्जेस गिना दिए, लेकिन जो आपके मैनिफेस्टो में बातें दिखती है और जो रैलियों में जितने भी नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आपस में मेल खाती नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, सिर्फ पर्सनल अटैक सुनाई देते हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक आप हमारे प्रेस रिलीज देख लीजिए, अध्यक्ष जी के मैंने भी 2-3 कार्यक्रम में अटेंड किए, गया भी हूँ, किए भी हैं। वहाँ पे प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, ट्रेडर्स, सबसे उन्होंने अलग अलग सेगमेंट से बात कर रहे हैं और उसमें डिटेल में हमारे लोग सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उनको जीएसटी या जो भी समस्याओं की बातों में है या कैसे हमारा आर्थिक तंत्र आगे बढ़ेगा, उस सब के लिए बहुत क्लैरिटी से हम लोगों ने कैंपेन किया। ये लास्ट जो 3-4 दिन का कैंपेन केवल नहीं देख सकते, पूरा 1-1.5 महीने से जो चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे वर्किंग है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लोगों का जो कांग्रेस के साथ, सिद्धारमैया के साथ मोह भंग है, वह सब अब कल्मिनेशन हो रहा है। ये लास्ट 3-4 दिन होते हैं, ये पीक रेटोरिक पे होता है, इसमें इश्यूज, इमोशनल कंटेंट भी होता है, इसलिए ये बात है। अदरवाइज हमारा पूरा आप देखेंगे तो हम एक आर्थिक विकास की तरफ, एक देश को कहां ले जाना चाहते हैं, उसकी पूरी रोड मैप के साथ मोदी जी सामने आते हैं। ठीक है, और वह पूरा हमारे स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर बात हो गई ऋण माफी की, फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो शायद पार्टी को समझना चाहिए कि अगर फ्रीबीज या ऋण माफी की बात जनता से वोट मांगते हैं, वाकई इसके लिए पैसा कहां से आएगा। ठीक है, ये बात तो साध्वी खोसला, कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कही कि हाँ किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे शायद, लेकिन ये समझ में बात नहीं आई कि पैसा, रकम आएगी कहां से। अरे इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो केंद्र ने मनरेगा में पैसा ट्रांसफर किया, जो स्मार्ट सिटी में पैसा ट्रांसफर किया, वो खर्च 19% जनता के हाथ में है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमें 15 मई को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप
कर्नाटका को छोड़ के अब तक के 2014 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एक चीज स्पष्ट निकल के आई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दे नहीं होते हैं। उनके पास मुद्दे सिर्फ गुमराह करने के होते हैं, झूठ बोलने के होते हैं और जुमलेबाजी पे वो इलेक्शन जीतते आए हैं। सिंचाई योजना पर बंदरबाट के आरोप लगा दिए, करप्शन के गंभीर आरोप लगा दिए। मैं भाजपा को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि कर्नाटका यूपी नहीं है। कर्नाटका में आपकी शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देखिए इनकी हालत तो ये है कि 200 साल हो गए टीपू सुल्तान को मरे हुए और 70 साल हो गए जिन्ना को मरे हुए। 200 साल की बात नहीं करके 5 साल की बात कर लेते हैं। कब्र में हंस रहे 5 साल की बात कर लेते हैं। कर्नाटक की जनता को 5 साल में क्या मिला? मुझे 3 बातें बता दीजिए जरा। पता चलता है कर्नाटक की जनता को 5 साल में क्या मिला? मुझे 3 बातें बता दीजिए। आपकी पार्टी तो सत्ता में है ना अभी, तो सवाल तो आपसे बनते ही है। उसके बाद में दानिश अली के आपके पास भी आऊंगी। मैं आपको मैडम मेरे पास मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ कर्नाटका की जनता को क्या मिला। मेरे सामने सिद्धरमैया का भी रिपोर्ट कार्ड है, मेरे सामने 2008 से लेके 2013 का भाजपा का भी रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की ही बात करिए तो सिद्धरमैया अपनी 4 साल, मेरे पास 4 साल की फिगर्स है, 4 साल में 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके आए वर्सेस भाजपा की 5,900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। मैं सिर्फ एफडीआई की बात कर रही हूं। और अगर आप स्कीम्स भी देखिए, आप पूछ रही हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, आप ये बताइए कि इंदिरा कैंटीन सिद्धरमैया की डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे भाजपा के वर्कर आपको इंफ्रा की हालत अभी क्या है? नौकरियां लोगों के पास नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हैं, लोगों के पास आगे आने वाले टाइम में बिजली का इस्तेमाल करने का पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये परेशानियां हैं जो कर्नाटक की जनता भी झेल रही है। गुलरेश कुछ बोलना चाह रहे? गुलरेश, जो IT सेक्टर के लिए क्या किया वो बताइए। जहाँ तक के सोनिया गांधी जी का विषय है तो मेरे जैसा जो ध्वन्यात्मक आलोचक है उनका आज वो भी ये कहता है कि मुझे उनके प्रति संवेदना है क्योंकि वे जो है वो बीमार हैं, वो वृद्ध हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनको आज रैली करना पड़ रही है। और वो रैली इसलिए नहीं कर रही, उनकी पार्टी के लिए नहीं कर रही, वो एक माँ की तरह रैली कर रही है क्योंकि उनको अपने पुत्र का जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। वो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि विपक्ष तो विपक्ष, उनके घर के जो नेता है पार्टी के, वो भी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं। वो यही कारण है कि कर्नाटक में कार्यरत जितने भी नेता हैं, चाहे उनका स्तर प्रांतीय हो या राष्ट्रीय हो, वे नवग्रह की तरह घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जो हमेशा अलग अलग चलते हैं, एक साथ कभी नहीं चल पाते। चाहे वो परमेश्वरा हो, शिव कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़से हो, CM इब्राहिम हो या कोई भी हो, खैर ये उनके घर की बात है। परंतु मैं दूसरी चीज बता, आई एम कमिंग टू मैथमेटिक्स। आपका ये प्रश्न था इसमें कि कर्नाटक का किंग कौन। आप देखिए 2013 में भाजपा का फॉल आउट हुआ था विधानसभा के समय, तब भी भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो 20% था।